मीजो हो गया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया था, है ना, ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। इरिथ्रोथ्रियो का क्लासिफिकेशन हो गया, फ्रुक्टोज ग्लूकोज बता दिया था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कर लिए थे हम लोग, ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था बेटा। चलिए बहुत अच्छी बात है। देखो ये क्वेश्चन वो का है, तेरे पास क्या है कर रहा है, मेरा नहीं। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। देखो फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं एक बार, शुरू से शुरू करते हैं। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स की बात किए थे, फ्रक्टोज के बाद हमने क्या देखा था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। दो केस की हम लोग स्टडी करेंगे। केस नंबर फर्स्ट जो होगा, व्हेन कंपाउंड हैज डिसिमिलर एंड, यानी कि अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है, कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो पता कैसे करते हैं, आप लेफ्ट टू राइट नाम लिख के देखो और राइट टू लेफ्ट, वो कहानी दी, अरे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नाम लिख के देखो, दोनों जगह अगर आईयूपीएससी नेमिंग सेम आए तो मतलब वो सिमेट्रिकल है, डिफरेंट हो तो अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल केस में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स 2 टू द पावर n है, ठीक है। केस नंबर सेकंड क्या है साहब, व्हेन कंपाउंड हैज सिमिलर एंड्स, सिमेट्रिकल अगर हो तो n जो होगा वो होगा नंबर ऑफ n, अगर इवन है तो 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1, ठीक है। अगर n ऑड हो, जीआई के लिए भी ये सारे फॉर्मूले सेम है। नंबर, अच्छा ये क्या होता है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, और ये क्या होता है, मीजो को बताता है। स्टीरियो आइसोमर्स होंगे 2 टू द पावर n माइनस 1, जबकि जीआई कितने होते हैं, 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1 बाई 2, बोलना है, ये फॉर्मूला पढ़ा रखा हूं, ठीक है। चलिए, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा, जब भी आप जीआई से फॉर्मूले से अगर आप बनाते हो, सपोज 4 आइसोमर आए, तो पहला काम करेंगे वो 4 आइसोमर आप कॉम्बिनेशन एक बार चेक कर ले। हमेशा फॉर्मूला सही हो ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ इन जनरल क्वेश्चन के लिए, आपकी सुविधाओं के लिए दे रखा है। कुछ केसेस हैं, कुछ क्वेश्चन है जहां फॉर्मूला काम नहीं आएगा, वहां आपको कॉमन सेंस से काम करना पड़ेगा, और जो कि बहुत अनकॉमन होता है। कॉमन सेंस बहुत लोगों के पास नहीं है कि नहीं, समझ रहे हैं आप बात को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कितने आइसोमर बने, फॉर्मूले से तो आ गया, लेकिन उतने बना के भी देखना, हो सकता है उससे ज्यादा बन रहे हो, समझ रहे हो बात को, ठीक है। ज्यादातर केस में तो कोई दिक्कत नहीं, और नीट वाले बच्चे मैं तो बोल रहा हूँ फॉर्मूला आपका लग ही जाएगा, ठीक है। जेई मेंस और एडवांस में आते हैं, और नीट के कुछ स्पेशल केस होते हैं, उस जगह में गड़बड़ होता है, वो भी हम लोग देख लेंगे, कोई बड़ी बातचीत नहीं है यहाँ तक, कोई बड़ी बात, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये देखो कायरल सेंटर है, बताओ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है, तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 2 यानी कि 4। तो 4 कॉम्बिनेशन कैसे होगा, आर आर, दूसरा क्या बन सकता है, एस एस, इन दोनों में क्या रिश्ता है, इनएंशियोमर, ठीक है। तीसरा क्या हो सकता है, आर एस, और चौथा क्या होगा, एस आर, क्योंकि ये ग्रुप डिफरेंट नेचर कायरल सेंटर है, बोलो है कि नहीं। इन दोनों के बीच क्या रिश्ता होगा, इनएंशियोमर, और आपस में कोई भी कॉम्बिनेशन लूंगा तो डायस्टीरियोमर होगा, बोलो बात समझ में आ रहा है। अच्छा इनमें से सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे कि इनएक्टिव होंगे, आर आर वाला ऑब्वियसली एक्टिव, एस एस वाला ऑब्वियसली एक्टिव है, आर एस वाला एक्टिव होगा, क्योंकि मीजो नहीं, यहाँ पीओएस तो नहीं हो सकता ना, ऐसे खींचोगे हाइड्रोजन ऊपर क्लोरीन के सामने फ्लोरीन है, तो मीजो तो नहीं हो सकता, अरे नहीं हो सकता ना, तो यहाँ पर मीजो नहीं बन रहा है, 2 टू द पावर n वाला केस है, तो ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे, क्लियर है। चलिए 4 बन रहे हैं और 4 आ भी रहा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस वाले केस में देखो, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, कायरल सेंटर है, ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, इसके अगेंस्ट जीआई होगा, बोला होगा। तो अब कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है जरा देखो, अगर मैं बोलूं ये वाला आर है तो पहला, अच्छा पहले निकालो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, बताओ सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, 2 टू द पावर n, यानी कितने बनेंगे, 4 आइसोमर बनेंगे, 4 बना के देखते हैं। आर के साथ साथ ये सिस हो, दूसरा क्या हो सकता है, एस के साथ सिस हो, मैं सिस को सिस ही रखा हूं, तो इनके बीच रिश्ता क्या कहलाएगा, इनएंशियोमर, ठीक है। तीसरा देखो क्या होगा, आर के साथ क्या होगा, ट्रांस, और चौथा क्या होगा, एस के साथ क्या होगा बच्चों, ट्रांस, और ये रिश्ता क्या कहलाएगा, इनएंशियोमर। आपस में सिस ट्रांस वाले डायस्टीरियोमर, ये सिस ये ट्रांस डायस्टीरियोमर, बोलो क्लियर है ना, ठीक। चलो तो ये तो चीज है। अब देखो ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता क्या है, ऐसे बोल के नहीं छोड़ेगा कितने आइसोमर बनेंगे बता, ये नुबड़े बच्चे लोग का काम है, वो एक कदम आगे बढ़ाएगा, उनका स्ट्रक्चर बना के बताओ,
दूसरा तीसरा एक स्टेप और आगे जाएगा, बोलेगा उन स्ट्रक्चर में रिलेशन बताओ। तो इतना तक आपको जवाब देना आना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? ठीक, चलिए क्लियर है यहां तक। चलिए तीसरा ये क्वेश्चन है, बताओ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। ठीक है, n कितना है? 2, इवन है ऑड है? अगर n इवन हो तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n बाई 2 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 2 प्लस 2 बाई 2 1 माइनस 1 0, यानी कि 1। ये क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, और ये क्या होगा? मीजो। टोटल कितने आइसोमर बन रहे हैं? 3। जीआई तो नहीं होगा। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए ये होगा R, ये होगा S। पहला क्या होगा? RS, दूसरा क्या होगा? SR। भाई इसी का मिरर इमेज हो जाएगा, अरे होगा ना। और वो नॉन सुपर इम्पो नहीं, ऐसे समझो RS SR तो एक ही होगा। पहला अपन देख लेते हैं RR, ठीक है। दूसरा इसका मिरर इमेज बना दो तो वो होगा SS। बोलो होगा? ये दोनों के बीच रिश्ता क्या है? ठीक है। तीसरा RS और SR, क्योंकि सेम नेचर कैरल सेंटर है तो ये आइडेंटिकल होगा। RS SR आइडेंटिकल होगा। RS बोल दो या SR बोल दो, एक ही है। बोलो क्लियर है? RS और SR कुछ ऐसा बनेगा, देखो अगर मुझे यहाँ ये OH हो गया 1, ठीक है, ये हो गया ग्रुप नीचे वाला 2, और अगर मुझे R करना है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं ऐसे रखता हूँ तो 1 ये 2 ये 3, 1 2 3 घूम रहा हूँ। कैसे घूम रहा हूँ? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या हो जाएगा? R, ठीक है। तो 1 ये 2 ये 3, 3 में क्या लगाऊंगा? CH3। यहाँ क्या होगा? H। यहाँ S करना है, S के लिए मुझे क्लॉकवाइज घुमाना होगा। तो ये हो जाएगा 1, है ना, और यहाँ आ जाएगा 2 और ये होगा 3। तो ये हो जाएगा CH3, ये होगा H। तो कैसे हो रहा है देखो? 1 नहीं, गलत हो गया, 1 एंटी क्लॉकवाइज हो गया, बदलना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा? H, यहाँ क्या होगा? CH3। अरे भाई यही तो मीजो था ना, याद करो। POS है, इसमें POS है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, और POS के अगेंस्ट 2 कायरल सेंटर है, एक R है एक S कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या है? मीजो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीजो बोलते हैं। तो 2 तो इनएंशियोमर बने ऑप्टिकली एक्टिव, और एक क्या बनेगा? मीजो बनेगा। यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा पूछा गया है और सबसे इजी क्वेश्चन है। यहां तक लिख लिए थे हम लोग, इनका स्ट्रक्चर भी बनाए थे। ये करके आप देखो, एक टर्म आता है स्यूडो कायरल सेंटर। क्या टर्म आता है? स्यूडो कायरल सेंटर। देखो झूठा ही सही, स्यूडो मतलब झूठा, झूठा ही सही, पर है तो क्या बेटा? कायरल सेंटर। ओरिजिनल कायरल सेंटर क्या होता है? बता, कायरल सेंटर क्या होता है? बैठे बैठे बोल दे भाई, इतना सम्मान की मुझे आदत नहीं है, वो भी तुम लोग से जो मिला नहीं कभी। हाँ बोल। नहीं पता? इस चैप्टर का सबसे सड़ा क्वेश्चन पूछा हूं मैं। नागेश बता मेरे भाई। चारों एंटिटीज क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। बिल्कुल करेक्ट, उसे हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। ठीक है, चलिए। तो कायरल सेंटर के लिए चारों एंटिटीज, चारों एनवायरमेंट डिफरेंट होने चाहिए। मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ, जरा आप मुझे बताना कि ये कायरल सेंटर होगा कि नहीं होगा। चलो उसको बाद में देखेंगे। अभी मैं बोल रहा हूँ द कार्बन विच इज कायरल just because of the difference between configuration of two identical groups present on that carbon। अब देखो कायरल सेंटर को मैं ऐसे समझा सकता हूं, जरा इसको देखना, ठीक है। अब गौर से देखना, ये है A, ये है B, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट हो गए। अब ये D है और ये भी D है, ठीक है। अब जरा समझना, अब ये D और D हो गया तो आपको क्या लगेगा? सर ये तो दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये कार्बन कायरल नहीं होगा, यही लगेगा। लेकिन समझना बात को, हो सकता है ये जो डी ग्रुप है इसमें जो कार्बन हो वो अपने आप में एक कायरल सेंटर हो सकता है ना। हो सकता है ये जो डी ग्रुप है
वो ये दोनों सेम है, वो अपने आप में कायरल सेंटर हो, उसके पास खुद का ही कायरल सेंटर प्रेजेंट हो, और इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो, तो आप देखो ABRS, बोलो हुआ। तो ये जो कार्बन होगा ये कायरल माना जाएगा, इसे क्या माना जाएगा? कायरल माना जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं RS नहीं बोलूंगा, इसके लिए नॉट RS, RS मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि RS होने के लिए आपको नंबरिंग करके घुमाना पड़ता है। अब इसकी नंबरिंग तो सेम आएगी ना, इसका मॉलिक्यूलर मास इसका मॉलिक्यूलर मास सेम है। इसी कायरल सेंटर को बोला जाता है स्यूडो कायरल कार्बन, PCC। झूठा ही सही पर है तो कैसा? कायरल कार्बन जैसा। दो ग्रुप है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों ग्रुप में उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में डिफरेंस होने की वजह से कायरल सेंटर जैसा हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। और इस कार्बन को सिंपली मैं क्या बोलूंगा? बोलो मेरे साथ, कायरल बोलूंगा। इसके लिए RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? भाई इसकी और इसकी नंबरिंग सेम आएगी, तो जब मैं RS नहीं बता सकता, कायरल है, इसे मैं बोल दूंगा स्यूडो कायरल सेंटर। डेफिनेशन देखो, द कार्बन विच इज कायरल, किस वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू आइडेंटिकल ग्रुप। ये दोनों ग्रुप क्या है? आइडेंटिकल है, लेकिन इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफरेंट है। अब जरा एक चीज बताना, इस मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो इस मॉलिक्यूल में POS है या नहीं है? अरे बिल्कुल है यार। अगर देखो, अगर मैं ऐसे कट करूं तो अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें POS है, ठीक है ना? समझ रहे हो बात को? तो जरा देखना, PCC ऑलवेज प्रेजेंट इन मीजो कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजो। देखो ये लाइन जो है वो क्या है? POS है। ये जो लाइन आप देख रहे हो ये क्या है? POS है। और POS के ऊपर और नीचे है ना, बोथ साइड क्या है? दो कायरल सेंटर है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? मीजो। अब देखो, PCC ऑलवेज प्रेजेंट इन मीजो कंपाउंड इफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज मोर देन 2। अगर 2 से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो PCC प्रेजेंट हो सकता है। ये बात समझ में आया? अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं लिखने का मौका दूंगा, पहले समझा जाए। अगर मैं ऐसे लिखूं, ये हो गया A, ये हो गया B, और यहां पर मैंने दो ग्रुप लगा दिए, एक D है और एक D है। अब जरा ध्यान देना, इस D का कॉन्फ़िगरेशन R है, इस D का कॉन्फ़िगरेशन R है। तो बताओ ये जो सेंटर होगा वो कायरल होगा कि ए कायरल होगा? ए कायरल होगा। क्या होगा? ए कायरल होगा। क्या होगा? ए कायरल। इसके लिए ए कायरल वर्ड यूज करूंगा। ये स्यूडो कायरल कार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। या तो RR हो सकता है या तो SS हो सकता है। यहां पर क्या हुआ था? एक का कॉन्फ़िगरेशन R, दूसरे का S। अच्छा, ये कायरल है, ये कायरल है, कायरल सेंटर तो है, लेकिन ये जो कार्बन है ये स्यूडो कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है? इसको लिखा जाए, मैं एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको समझाऊंगा। उठ के जरूरी काम से सो तो नहीं जाते ना? ये ऐसे नींद भी, आजकल ठंड का टाइम है ना, आपका जो सपना भी होगा ना वो 4K क्वालिटी में आता है, डॉल्बी साउंड के साथ। आपको एकदम रियल लगेगा। आपको लगेगा आप उठे हो, ब्रश किए हो, और आप क्लास में आप पढ़ भी रहे हो, और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको सुनाई भी दे रहा होगा, और समझ में भी आ रहा होगा उधर। पूरा एकदम रियल लगता है सपना, सुबह का एकदम 4K में आता है ठंड के टाइम पे, रजाई उड़ के सो रहे होते ना। उसके बाद फिर क्या होता है, जब उठते हैं तब रिग्रेट होता है, अरे यार आज फिर क्लास नहीं गया मैं करके, ऐसा। तो ये थोड़ा सा बचना है इन चीजों से ना। होता है, मेरे साथ होता है ऐसा। तुम्हारे साथ नहीं हुआ कभी? ठंड के दिनों में होता है अक्सर। चलो हो गया यहां तक, आगे बढ़ो। चलिए ये क्वेश्चन है, जरा देखो। अब इसमें कायरल सेंटर कौन कौन से है जरा देखना। भाई ये कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है, ठीक है। अगर ये कार्बन में ये ग्रुप आइडेंटिकल है, ये कायरल सेंटर PCC में भी पॉसिबल हो सकता है। अगर ये RR हुआ तो नहीं होगा, SS हुआ तो नहीं होगा, RS हुआ हो जाएगा, SR हुआ हो जाएगा, ठीक है। तो ये PCC में भी पॉसिबल। और अगर ये PCC हुआ तो इसे स्टीरियोजेनिक सेंटर कंसिडर हम लोग करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? विशेष बात को समझना। तो इधर से नाम लिखो, उधर से नाम लिखो, नाम सेम है, तो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल का केस है? सिमेट्रिकल। ऑड नंबर पे, इवन नंबर पे? n कितना है? 3, तो कैसा है? ऑड। तो इस केस में क्या फॉर्मूला लगाऊंगा? स्टीरियो आइसोमर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 to the power n-1, 3 - 1 यानी 2, यानी कितने बनेंगे? 4 आइसोमर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 4 आइसोमर्स।
और मेरा ये स्टाइल है थोड़ा, मैं ऐसा मानता हूँ कि फॉर्मूला निकाल लिए 4 आइसोमर्स कितने, बात यहीं खत्म नहीं करता मैं वो स्ट्रक्चर बना के देखता हूँ, ठीक है। 4 आइसोमर्स कौन कौन से होंगे, उसमें कितने मीजो बन सकते हैं, पीसीसी कहाँ होगा नहीं होगा, जरा उसको देखते हैं। बताओ कितने कायरल सेंटर है, ये देखो 1 2 3, ये CH3 ऐसा होगा, ये CH3 ऐसा होगा, कितने ओ कितने BR है, 3, तीनों BR को एक साइड रख दो, ये H ये H ये H, ये कंपाउंड मीजो है कि नहीं मुझे बताओ। मृदुल सर आ गए क्या, क्या हो गया, डर गया क्या, नहीं डर, चलो समझते हैं। अब जरा देखना, ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को मैं क्या नाम दूं बताओ। ये तो हम सबसे आसान तरीका ये है, सारे ग्रुप सेम साइड कर दो, ये सबसे आसान फिशर है जो मैं सबसे पहले बना सकता हूं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड को क्या नाम दूं, मीजो, क्या बोलेंगे, मीजो। क्यों मीजो है, क्योंकि ये पीओएस है, पीओएस के अगेंस्ट 2 कायरल सेंटर है, ये और ये। अच्छा, जो मीजो कंपाउंड होते हैं उसमें पीसीसी की पॉसिबिलिटी होती है, मैंने बोला ऐसे कंपाउंड जिनमें मोर देन 2 कायरल सेंटर होते हैं और मीजो होते हैं उनमें पीसीसी पॉसिबल होगा। जरा देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो, 1 2 3, कैसे घूम रहा हूं, क्लॉकवाइज, क्या होगा S, 1 2 3 कैसे घूम रहा हूं, क्या होगा R। तो नंबरिंग अगर करूंगा 1 2 3 4, तो अब ये कार्बन जो देखो दोनों कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है, तो ये क्या होगा मेरे पास में पीसीसी होगा। ऐसे कार्बन को हम लोग कायरल मानते नहीं मानते। लीलावत इधर ध्यान दे, कल कहाँ गया था रे, अभी छुट्टी मिलते जाना तो, ठीक है। ये हो जाएगा 2 पे क्या है S, 3 पे क्या है कायरल, और 4 पे क्या है R। एक तो ये बन गया मीजो हमारा। एक और काम करते हैं, इस पीसीसी में सिंगल स्विच कर देता हूं, इस पीसीसी वाले कार्बन पे सिंगल स्विच करता हूं, देखता हूं क्या बनेगा। मुझे बताओ ये कंपाउंड क्या है, मीजो है कि नहीं है। अरे यार मीजो में क्वेश्चन सब करवा चुका हूं, ये आ चुका है वहां पर। ये देखो ये हमारे पास क्या है पीओएस, पीओएस के अगेंस्ट 2 कायरल सेंटर है, तो ये भी क्या है मीजो। अगर मीजो होता है तो वहां पर कायरल सेंटर में पीसीसी मतलब हम लोग वहां पीसीसी कंसिडर किया जा सकता है। जरा देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 कैसे घूम रहा हूं, तो क्या होगा, ये देखो ये होगा 1 ये 2 ये 3 कैसे घूम रहा हूं तो R। नंबरिंग 1 2 3 4 कर सकता हूं मैं, यहां से यहाँ सेम है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2S, 3 क्या होगा कायरल, ये पीसीसी है, और क्या होगा 4R। कई लोग सोचते हैं सर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे देखे तो ये तो बिल्कुल सेम है, 2S 3 कायरल 4R, 2S 3 कायरल 4R, तो ये दोनों मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होने चाहिए। उन्हें ये लगता है आइडेंटिकल बोलने का मतलब क्या है कि दो इस मॉलिक्यूल को पकड़ के उसमें सुपर इम्पोज कर दो तो वह 100% सुपर इम्पोज हो जाए। और अगर मैं किसी मॉलिक्यूल में सिंगल स्विच करता हूं तो कभी भी आइडेंटिकल तो नहीं हो सकता। आइडेंटिकल होने से के लिए हर एक कायरल सेंटर में 2 मतलब डबल स्विच करना पड़ता है, तो जो बनता है वो उसका क्या होता है बेटा आइडेंटिकल ही होता है, सेम होता है। आपको मालूम है कि अगर आइडेंटिकल बनाना है मुझे बार बार, तो मैं किसी भी कार्बन पे 2 डबल स्विच अगर करते जाऊं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। यहाँ मैंने सिंगल स्विच कर दिया, तो ये और ये आइडेंटिकल हो सकता है क्या, आप मुझे बताओ, नहीं हो सकता ना। वैसे भी आप देखो आइडेंटिकल होने के लिए इसको उठा के इसको सुपर इम्पोज करो कभी नहीं होगा भाई। यहाँ ब्रोमीन आगे है और हाइड्रोजन दोनों आगे है, जबकि यहाँ तीनों हाइड्रोजन आगे की तरफ है। ये स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन देख के मत बोल देना आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल बोलते हैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को देख के। क्या ये बात समझ में आई? ये कॉन्फ़िगरेशन देख के लगेगा कि ये दोनों तो सेम होंगे यार, ऐसा नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर करके कॉपी बनाओगे तब ये चीजें दिमाग में बैठेंगी। कभी भी डाउट आए लेक्चर देख लेना है, नहीं हुआ तो तुरंत पूछते जाना है। क्लियर? अच्छा चलो मीजो का तो काम अपने निपटा दिया। अब ऐसा भी हो सकता है ये आर हो ये आर हो, इसे आर रहने देते। सबसे पहले क्या था, हमने जो कॉन्फ़िगरेशन बनाया था एस था, तो इसे एस रहने देता हूं। ये हो गया एच, ये CH3, ये हो गया Br, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है एस, इसे एच और Br ही रहने देता हूं। ठीक है, चलो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या था
R, अगर सिंगल स्विच कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, S बन जाएगा, Br इधर, H इधर, CH3, ये क्या बन गया, R। अब जरा ध्यान देना, ऊपर और नीचे, नहीं सॉरी, R से क्या बन जाएगा, ये सिंगल स्विच करने पे S बन जाएगा। अब जरा ध्यान देना, ऊपर और नीचे जो दो कायरल सेंटर थे, दोनों के नेचर क्या है, सेम है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा कायरल होगा कि ए कायरल होगा, क्या ये पीसीसी होगा, नहीं। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, 2s 3a कायरल 4s। दूसरा क्या बन सकता है इसका, आर वाला बन सकता है। आर बनाने के लिए जस्ट इसका इनेंशियोमर बना दो, यानी मिरर इमेज बना दो भाई। इसमें सिंगल स्विच कर दोगे तो ये एस क्या बन जाएगा, आर, ये हो जाएगा बी आर, ये हो गया एच, ये हो गया CH3, ठीक है। और ये एच, इसे बी आर ही रहने दो। एक आयरल सेंटर जो होता है उसमें उसको अल्टी पल्टी न भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सिंगल स्विच कर दो तो ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा बी आर, ये हो जाएगा CH3। इसका कन्फिगरेशन क्या है, आर, इसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, आर। ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कार्बन होगा अब ये पीसीसी नहीं होगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम नेचर है। तो इसका कन्फिगरेशन कैसे लिखूंगा, 2r 3a कायरल और फिर 4r, ठीक है। तो 4 आइसोमर बनने थे, चारों मैंने बना दिया, क्लियर है, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके दिखाओ। देखो, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये भी है भाई, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट है, जीआई इसके अगेंस्ट होगा, और ये भी। कौन सा केस है, सिमेट्रिकल वाला, अनसिमेट्रिकल वाला, हाँ सिमेट्रिकल वाला। इधर से आईयूपीएसी नेमिंग, उधर से आईयूपीएसी नेमिंग सेम है, और ऊपर से नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, ऑड नंबर में, n इक्वल्स टू कितना है, 3। तो स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 टू द पावर n-1, 3-1 यानी कि 2, कितने बनेंगे, 4, ठीक है। लेकिन मेरा एक स्टाइल है, मैं जब भी आइसोमर्स की बात होती है ना तो मैं बना बना के देखता हूँ, मतलब मैं सारे कॉम्बिनेशंस को चेक करता हूँ, ठीक है। एक तो ये हो सकता है अगर ये सिस हो, इधर ध्यान दो, तो ये R और R, ठीक है, R सिस R, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, S सिस S, इन दोनों के बीच क्या रिश्ता होगा, 1 2, क्लियर है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है बताओ, ये R हो, ये नहीं, इसको ट्रांस कर लो। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, R ट्रांस R, बोलो हो सकता है। चौथा क्या हो सकता है, R नहीं सॉरी S ट्रांस S। अच्छा, इन दोनों में क्या रिश्ता होगा, इनेंशियोमर। 4 तो बन गए, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी है, बताओ, है, बिल्कुल है, यहाँ R हो जाए, यहाँ S हो जाए, ठीक है। तो पांचवी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, R सिस S, या फिर देखो क्योंकि सिमेट्रिकल है तो S सिस R भी लिख दूं तो एक ही मतलब है, ये और ये सेम है, बोलो क्लियर है। और छठवा क्या हो सकता है बताओ, R ट्रांस S और S ट्रांस R, बोलो हो सकता है ना यार। तो क्या फॉर्मूला सही है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले, नहीं गलत है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी आज की क्लास शुरू करने के पहले, फॉर्मूला सिर्फ जस्ट एक आइडिया देने के लिए है। और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स में, मतलब जो आपके सरफेस लेवल पे जो आप स्टडी कर रहे हैं, जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादातर में फॉर्मूला लग जाएगा। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ऑडियो वीडियो मैच नहीं होता। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 आइसोमर्स फॉर्मूला दिखा रहा है, लेकिन बन कितना रहे, 6, तो 4 तो नहीं बनेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको बना के देखना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार मैंने ये बात बोला है, मेरा स्टाइल आप जानते हैं, मैं फॉर्मूले से अगर निकाल भी रहा हूँ तो ये जीआई में भी मैंने किया, यहाँ भी मैं किया, मैं स्ट्रक्चर बना के देखता हूँ, ठीक है। तो कुछ केसेस तो जो मैं डिस्कस करूंगा एग्जाम में वही आएगा, वही आप ध्यान रखें। लेकिन कई बार अगर आप कंट्रोवर्सी में फंस जाए, कुछ मुसीबत आ जाए, तो बना के देखना है एक बार, मैं ये सलाह देता हूँ आपको,
क्लियर है? ठीक है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूले से बन जाएंगे। खैर बात करते हैं, ये दोनों के बीच क्या रिश्ता है भाई? एक सी से दूसरा ट्रांस है, तो डाई एस्टीरियोमर होंगे। नहीं आया समझ में? ठीक, ये जेई का क्वेश्चन रह चुका है भाई। ये चीज ध्यान रखना, टोटल आइसोमर्स बनेंगे 6। फॉर्मूला लगभग सब जगह सही होता है, जहां पर लेकिन जीआई और ओआई दोनों एक साथ हो ना, जीआई और ओआई दोनों एक साथ हो, वहां फॉर्मूला गड़बड़ हो जाता है, तो वही चेक करना रहता है। अब ये भी काम आसान कर दिया, सिर्फ कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो फॉर्मूला चल जाएगा। जीआई और ओआई के लिए दोनों कंडीशन अगर है तो फिर आपको चेक करना होगा, है ना? समझ में आई बात? क्वेश्चन अच्छा है, किसको नहीं आया ये वाला? क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये कर सकते हो आप? अच्छा मुझे एक चीज देखो, इधर देखो, इधर देखो, ऑर्थो डैश टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड दिख रहा है, यहां 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 ग्रुप, ठीक है। दूसरी चीज ये देखो, यहां दो ग्रुप दोनों डिफरेंट है कि नहीं? यहां दो ग्रुप दोनों डिफरेंट है कि नहीं? तो यहां पर ऐसे केस में ये कंप्लीटली, ये जो होगा एक कंप्लीट स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा कि नहीं होगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी इसमें देखी जाएगी, अरे होगा ना? और दूसरा एक कायरल सेंटर इसमें भी है, अरे यार, तो सिमेट्रिकल केस है अनसिमेट्रिकल केस है? अनसिमेट्रिकल। स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 टू द पावर n, यानी 2 टू द पावर 2, यानी कितने बनेंगे? 4। भाई डी आर डी एस, एल आर एल एस, भाई इसमें आर एस नहीं बोल सकते ना, नंबरिंग नहीं है, 1 2 3 4 कहां कर पाएंगे अपन? नहीं। अच्छा कायरल सेंटर है? नहीं है? अरे भाई एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, एक मिथाइल और एक कार्बन से जुड़ रहा है, ये कार्बन तो कायरल है, और ऐसे कितने हैं? 4। ये कुछ ऐसा है, जरा देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, Cl CH3, कार्बन, हाइड्रोजन, Cl CH3, कार्बन, हाइड्रोजन, Cl CH3, यहाँ क्या होगा? कार्बन, हाइड्रोजन, Cl CH3। तो कितने कायरल सेंटर हुए? 1 2 3 4, ठीक है। ये तो कायरल नहीं होगा ना, ये होगा क्या कायरल? अच्छा स्यूडो कायरल सेंटर हो सकता है क्या? ये आर ये एस हुआ, तो भी तो एक आर और एस तो होगा ही, तो कोई भी तो दो ग्रुप आइडेंटिकल हो जाएगा, ये स्यूडो कायरल सेंटर भी नहीं हो सकता। स्यूडो कायरल सेंटर होने के लिए एटलीस्ट दो ग्रुप तो डिफरेंट चाहिए मुझे, अरे नहीं क्या? चलिए अब देखो इसको, अब फॉर्मूला लगाओगे, सिमेट्रिकल वाला कैसे, अनसिमेट्रिकल वाला कैसे? सिमेट्रिकल वाला यहां से नंबरिंग सेम है, तो सिमेट्रिकल वाले केस में n कितना है? 4। ऑड है इवन है? इवन है। फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा? 2 टू द पावर यानी 4 माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n/2, 4/2 माइनस 1, यानी कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 4 माइनस 1 कितना? 3, प्लस 2 टू द पावर 2/2, यानी 2 में से 1 या तो 1 यानी 2, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 10 बनता दिख रहा है, ठीक है। लेकिन चेक करते हैं, मेरा स्टाइल आप जानते हैं, फॉर्मूले के भरोसे हम नहीं बैठते, फॉर्मूले से आ भी रहा है आंसर तो एक बार चेक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए तो देखो सबसे पहले क्या हो सकता है, ये सेम है ना, तो मैं किसी को भी कुछ भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ, आर 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 आर, पहला ये हो सकता है, बोलो हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? एस 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 हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? एक आर को बदल दूं अगर मैं, आर 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 एस। चौथा क्या हो सकता है? तीनों एस है, एक को आर कर दूं, एस 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 आर, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। पांचवा कॉम्बिनेशन हो सकता है, 2 आर रह जाए 2 एस रह जाए, आर आर एस एस बोल दो, या आर एस बोल दो, या एस आर बोल दो, या एस आर बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि भाई ये सेम है ना। नहीं आया बात समझ में? सिमेट्री है मॉलिक्यूल में। अगर अलग होता है, यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो फिर नंबरिंग के बेसिस पे मैं इसका पहले लिखता तो फिर वो अलग खेल हो जाता, और वैसा आएगा नहीं उतना ऊपर। तो टोटल कितने बन रहे हैं? 1
2 3 4 5, तो 10 नहीं बनेंगे, फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूले की धज्जियां उड़ गई। टोटल कितने बनेंगे? 5 आइसोमर्स। समझ में आ रही बात? हुआ किया जाए तो ये क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से बनने वाला क्वेश्चन है, जो कि बहुत अनकॉमन होता है। समझ में आया सभी को? तो ये 3 केसेस जो मैंने बताया ना डिस्कशन में, इतना ही ध्यान रखेंगे बस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे भाई एडवांस के लिए। द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ DL एंड आइसोमर इज नोन एज रेजिमिक मिक्सचर। इक्विमोलर मतलब का मतलब है 50% R है तो 50% S, 50% D है तो 50% L, 50% प्लस है तो 50% माइनस। इनके मिक्सचर को बोला जाता है रेजिमिक मिक्सचर। क्या बोला जाता है? रेजिमिक। अगर प्लस वाला मैं बढ़ा दूंगा तो जो ऑप्टिकल एक्टिविटी वो प्लस की तरफ बढ़ जाएगी, अगर माइनस वाला पार्ट बढ़ा दूंगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी माइनस की तरह हो जाएगी, है ना? तो वो सीधी सी बात है, सिंपल बात है। अच्छा, रेजिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्यों होता है? रेजिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। अब बात समझना, मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव था, क्यों? इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। उसका ऊपर वाला पार्ट जो है जितना लेफ्ट रोटेट किया था, नीचे वाला पार्ट उतना ही राइट रोटेट कर दिया था। अब मीजो पार्ट में क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैक्टिक एसिड ले लेता हूँ, ये हो गया COOH, ये हो गया OH, ये हो गया CH3, ये हो गया H। इसका मिरर इमेज इन एंशियोमर बना देता हूँ। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? ऑपोजिट होंगे। एक्सपेरिमेंट करके पता चलेगा कौन सा D है और कौन सा L है, ठीक है? लेकिन इनके फिशर को देख के ये समझ में आ रहा है, RS से तो मैं बता ही सकता हूँ ये दोनों ही लैक्टिक एसिड के कौन से फॉर्म है? अलग अलग इनएंशियोमर है। लैक्टिक एसिड है, उनके कौन है बेटा? इनएंशियोमर है। कौन है? इनएंशियोमर। ये भी 50% है, ये भी क्या है? 50%। फॉर एग्जाम्पल इसने लाइट को अगर ऐसे रोटेट किया तो इसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, इंटरनली ये नहीं है उसको कैंसल आउट कर रहा है, दूसरा वाला उसको ऐसे रोटेट कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ओवरऑल एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये मिक्सचर क्या बोला जाता है? रेजिमिक मिक्सचर। और ये क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। आगे बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं रिएक्शन बताऊंगा जहां पर 50% इन्वर्जन 50% नॉन इन्वर्जन होगा, जिस वजह से रेजिमाइजेशन होगा, यानी रेजिमिक मिक्सचर बनेगा। रेजिमिक मिक्सचर के बनने को ही क्या बोला जाता है? रेजिमाइजेशन। क्लियर है? लिख लो। चलो हो गया? देवांगन जी पीना नहीं है, गिराना मत। आगे बढ़ो, चलिए। अब देखो टर्म 12 है पोलारीमीटर। पोलारीमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी देखते हैं। अब राइट घुमा कि लेफ्ट घुमा वो तो मैंने बताया ना आपको। एक्चुअली पता कैसे चलेगा? पोलरीमीटर से। पोलरीमीटर कुछ ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा कुछ दिख रहा होता है ना? इस टाइप का एक डिवाइस होता है और इसका फंक्शन मैं आपको बताऊं। ये एक सोर्स है, लाइट है, ठीक है? लाइट का सोर्स है। लाइट से जो भी लाइट निकल रही होती है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सारे डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे होते हैं, ठीक है? ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? व्हाइट लाइट या अनपोलराइज्ड लाइट। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को एक पोलराइजर से पास किया जाता है। आपने देखा था निकोल प्रिज्म से हम लोग पास किए थे, या लीनियर पोलराइजर से पास करते हैं, तो इसके डायरेक्शन एक ही लाइट में जाता है जिसे हम लोग PPL बोलते हैं। अब इस PPL को ये 5th वाले चेंबर से पास करते हैं। ये जो चेंबर है इसके अंदर ना सैंपल भरा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सैंपल ट्यूब कंटेनिंग ऑप्टिकली एक्टिव सैंपल। इसके अंदर कोई ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट रखा जाता है जो ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव होता है। कहाँ है? लगाना है, ठीक है? ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव होता है। अब लाइट सीधी पास हो रही थी, लाइट क्या हो रही थी? सीधी पास हो रही थी। ये ऑप्टिकल रोटेशन ड्यू टू ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल। ऑप्टिकल मॉलिक्यूल देखो यहां से यहां तक सीधा गया, जैसे ही यहां से पास होगा थोड़ा रोटेट होना चालू हुआ और ये थोड़ी टिल्ट हो गई, लेफ्ट तरफ चला गया, मेरे लेफ्ट चला गया, ठीक है? अब ये लेफ्ट चला गया तो इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये एक मीटर जैसा होता है, जिस तरफ से लाइट जा रही है वो रिफ्लेक्शन मतलब ब्राइटनेस बढ़ाते हैं हम लोग। चेक कर भाई, ये तो लाइट है ना, हम लोग चेक करेंगे। ये अगर लाइट ऐसी आ रही है, सारी लाइट अगर ऐसी पास हो जाए तो ब्राइटनेस सबसे ज्यादा आएगी। अब ऐसे खांचे बने रहते हैं, ऐसे ना ये स्लिट बना रहता है, खांचे बने रहते हैं। उसको ना घुमा घुमा के, जैसे फोकस चेक करते हैं ना कैमरे का, वैसे ही घुमाते हैं।
जैसे ही घुमाने पर जिस एंगल में ये लाइट सबसे ज्यादा आई, ब्राइट लाइट मिली, मैं बोलूंगा डिग्री ऑफ रोटेशन वही होगा। नहीं आ रहा बात समझ में? तो इसे बोलते हैं रोटेटेबल लीनियर एनालाइजर। ये आई पीस होता है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ आँख है, ठीक है। इससे पता चलता है कि हमारे पास जो लाइट है वो कैसा दिखता है। बोलो क्लियर है? किस तरफ रोटेशन हुआ उसको पोलैरिमीटर से रिकॉग्नाइज किया जाता है। ये बनाने की जरूरत नहीं, लैब में ऐसा दिखता है, माइक्रोस्कोप नहीं है, पोलैरिमीटर है, ठीक है। और ये आप बनाएंगे। इतना कलाकारी में बनाने की जरूरत नहीं, बल्ब बल्ब ऐसी मोमबत्ती जलाओ, यहाँ लाइट सब तरफ करो, ऐसे फटाफट लिख लो, बस रफली बना लो। कि घर में बनाओगे? घर में बनाना, वैसे भी एग्जाम बना के नहीं पूछेगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया सिस्टम? ठीक है। तो इस सिस्टम को देखने के बाद में हमें स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में पता चलता है। किसके बारे में पता चलता है? स्पेसिफिक रोटेशन। अब देखो वो कितने एंगल में घूमी वो तो डिग्री ऑफ रोटेशन है। क्या है? डिग्री ऑफ रोटेशन। एक होता है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन नॉर्मलाइज करने के लिए, जैसे आप समझना, आपने पढ़ा होगा परमिटिविटी, हिंदी में बोलते हैं परावैद्यता, ठीक है। और एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। आपने पढ़ा होगा हीट, और एक पढ़ा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट सबका अलग अलग होता है, पढ़ा ना? जैसे आप पढ़ोगे कंडक्टिविटी, चालकता, और एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो सभी मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। तो डिग्री ऑफ रोटेशन जो है, एंगल ऑफ जो डिग्री है वो तो अलग अलग आएगा। हर बार रीडिंग करूंगा, एक बच्चा पोलैरिमीटर लेके बैठा, अगर टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन अलग अलग हो, रूम टेम्परेचर लैब का टेम्परेचर अलग अलग हो, सोल्यूशन का वॉल्यूम डेंसिटी अलग अलग हो, सारी चीजों में वो चीज वेरी करता है। उसका वॉल्यूम ज्यादा कम होगा तो ज्यादा रोटेट हो जाएगा। तो इस चीज को अलग अलग रीडिंग आएगी। रीडिंग को नॉर्मलाइज करने के लिए हमने स्पेसिफिक किया इसे हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, जिसे अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। टी मतलब लैब टेम्परेचर, लैम्डा मतलब जो लाइट की वेवलेंथ है वो, इक्वल्स टू थीटा अपॉन एल इंटू सी। क्या है? लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, टी क्या है? लेबोरेटरी का टेम्परेचर। ये लिखा होता है, कंसिडर किया होता है, ये वैसे काम की नहीं है, हमें तो काम का अल्फा। अब मैं पूरा न्यूमेरिकल कराने वाला हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे फेफड़े में ऑक्सीजन कम होने वाला है, लेकिन सब सावधानी से बैठेंगे। आने वाली दुर्घटना की आप स्वयं जिम्मेदार होंगे, मैं पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। कमर की पेटी बांध लेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये देखो थीटा क्या होता है? ऑप्टिकल रोटेशन इन डिग्री। ये कहां से मिला? पोलैरिमीटर से। कितना डिग्री घुमा वो रीडिंग है। एल क्या है? लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। अच्छा, ये जो लेंथ होती है पोलैरिमीटर की, ये इंपॉर्टेंट है। किस में रखेंगे हम? डेसीमीटर। किस में रखेंगे? डेसीमीटर। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। किस में रखेंगे? ग्राम पर ml। इससे हमें मिल जाएगा स्पेसिफिक रोटेशन, यानी कि अल्फा। मुंह फाड़ता है, लिखो। क्लियर है यहां तक? मुस्कान लास्ट में तो वो कहाँ है? ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल आएगा बेटा। आँख वाँख कान वान सब बंद कर ली, रुई रखी। छीरे बहन कैसे चाहिए? फिजिक्स में तो था ही टेंशन, यहाँ पे भी हो गया। क्या मतलब बाद में तो भूलना ही है, तो अभी नहीं लिखूंगी। हाँ, ये नॉर्मलाइज करने के लिए किया। देखो हर बार हर पोलैरिमीटर से हर बच्चे से थीटा अलग अलग आ रहा था, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने एल और सी का डिवाइड कर दिया। एल क्या है? लेंथ है पोलैरिमीटर की, और सी क्या है बेटा? उस जो अपन ने पोलैरिमीटर के अंदर जो सैंपल लिया उसका कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन का। एक काम की चीज ध्यान रखना, ये जो स्पेसिफिक रोटेशन आएगा ना, ये हर कंपाउंड के लिए क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट होता है, नोबल। बात समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं लैक्टिक एसिड लिया, थीटा हो सकता है लैक्टिक एसिड के लिए अलग अलग है। थीटा क्या है? डिग्री जो घूम रहा है। सुना जाए, पहले सुना जाए। लैक्टिक एसिड अगर मैंने लिया, डी लैक्टिक एसिड अगर ले लिया फॉर एग्जांपल, उसके लिए थीटा हर बार हो सकता है अलग अलग आ जाए। पोलैरिमीटर छोटा हो बड़ा हो तो अलग अलग रीडिंग आएगा। लेकिन जब पोलैरिमीटर का लेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करके जब ये वैल्यू को निकालूंगा, लैम्डा और टी को कांस्टेंट रखूंगा, वही बल्ब जलाऊंगा हर बार। ऐसा नहीं एक बार 20 वाट का बल्ब जलाया, एक बार 60, एक बार रेड लाइट भेज दिया, एक बार पर्पल भेज दिया, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी ना। ये मेरे हाथ में है। टेम्परेचर, मैं एसी का टेम्परेचर 25 हर बार रख के एक्सपेरिमेंट करूंगा, ये मेरे हाथ में है। लैब का टेम्परेचर और लाइट जो वेवलेंथ पास हो रही है वो मेरे हाथ में है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ध्यान दिया जाए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है? कांस्टेंट है। ये दोनों चीजें क्या है मैडम?
लिखना नहीं, इधर देखना है, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या है, कांस्टेंट। हर बार क्या बदलते रहता है, थीटा। तो थीटा अलग अलग रीडिंग आ रहा है, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए मैं एल और सी से डिवाइड कर दूंगा। तो ये जो स्पेसिफिक रोटेशन आता है ये फिक्स होता है। अगर मैंने लैक्टिक एसिड लिया तो हर बच्चे से भले थीटा अलग आ रहा हो, लेकिन जब भी उसके लिए अल्फा कैलकुलेट करेंगे सब बच्चे का रीडिंग एक होगा। मैं ग्लूकोज ले लूंगा, उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होगा, फिक्स होगा। ग्लूकोज लैक्टिक एसिड का अल्फा सेम नहीं होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो ये एक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक रोटेशन फॉर अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। लिखा जाए, चलिए क्लियर है ये। तो एग्जाम में ना थीटा देगा, एल देगा, कंसंट्रेशन देगा। कंसंट्रेशन किस में रखते हैं, ग्राम पर ml। लेंथ किस में रखेंगे, डेसीमीटर में। तो सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, अल्फा। फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है। अगला टर्म है ऑप्टिकल प्योरिटी या परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सेस। ऑप्टिकल प्योरिटी बोलने का मतलब क्या है, एक रेजिमिक मिक्सचर था प्लस और माइनस, अभी कितना परसेंट है ये कितना परसेंट है, ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। ध्यान देना पटेल, ध्यान दे। अब मैं क्या कर रहा हूं, प्लस वाला और 20% एक्स्ट्रा डाल दिया। बताओ कौन ज्यादा हो गया, एक्सेस में कौन हो गया, प्लस वाला हो गया। तो इनेंशियोमर कौन सा एक्सेस में मिला है हमने, प्लस वाला। तो इसे बोलते हैं इनेंशियोमेरिक एक्सेस, या प्योरिटी खराब हो गई ना इसकी। पहले प्योर रेसिमिक था, अब इसकी प्योरिटी क्या हो गई, बिगड़ गई। तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल प्योरिटी। देखो ये होता है परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सेस, या इसे मैं बोलता हूं ऑप्टिकल प्योरिटी, इक्वल टू होगा डी माइनस एल। मॉड इसलिए लगाया, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है, बात नहीं कर रहे, डिवाइडेड बाई डी प्लस एल इंटू 100, ठीक है। अच्छा, इसी को ही बोलते हैं ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, और दूसरा प्योर स्पेसिफिक रोटेशन। प्योर स्पेसिफिक रोटेशन कैसे होता है, ये गिवन होता है। जैसे हमने लैक्टिक एसिड लिया था पोलैरिमीटर से, उसमें थीटा निकाला, पोलैरिमीटर का लेंथ और कंसंट्रेशन ऐड किया, तो हमें क्या मिल गया, बताओ, अल्फा मिल गया। वो अल्फा क्या है, वो है प्योर स्पेसिफिक रोटेशन लैक्टिक एसिड का। लेकिन मैं बोल रहा हूं लैक्टिक एसिड का प्लस और माइनस दोनों इनेंशियोमर मिला दिया, तो उस कंडीशन में हो सकता है एक ज्यादा हो एक कम हो। तो ज्यादा के अकॉर्डिंग रीडिंग मिल रही है, तो जो रीडिंग मिलेगी वो होगा ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन। ऑब्जर्व्ड अपॉन प्योर स्पेसिफिक रोटेशन इंटू 100 कर दूंगा, तो ये भी किसको बताता है, परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सेस को बताता है। क्लियर है, टर्म से खतरनाक खतरनाक लग रहा है, लेकिन है चीज इजी, लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखो, ये नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है, कुछ एक्सपेरिमेंट अलग अलग बच्चों ने किया। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इन्होंने प्लस वाले इनेंशियोमर का सैंपल 100%, 0%, 50%, 75%, 80% लिया। परसेंटेज माइनस का इन्होंने इनेंशियोमर 0%, 100%, 50%, 25%, 20% लिया। मैं पूछ रहा हूँ ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर परसेंटेज अल्फा 100% है और ये 0 है, तो हम लोगों ने जो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा निकाला वो कितना होगा, अल्फा डिग्री। कितना होगा, अल्फा डिग्री। फॉर एग्जांपल अब अगर ये 0% हो गया प्लस और 100% माइनस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा डिग्री होगा। होगा नहीं होगा, अरे हूं हाँ करो यार, अरे माइनस वाला पार्ट बढ़ गया ना, ठीक है। क्लियर है, चलिए 50% ले लूंगा, अल्फा कितना आएगा, स्पेसिफिक रोटेशन कितना आएगा, 0 आएगा। आएगा ना, क्यों, क्योंकि ये जो दोनों है ये लोग कौन से हैं, रेजिमिक मिक्सचर है। क्या है, रेजिमिक मिक्सचर। दोनों के परसेंटेज अगर इक्वल हो गए, इक्विमोलर हो गए, तो अल्फा कितना आएगा, 0। अच्छा 75% और 25% है। अब जरा देखना 75% और 25% में कौन ज्यादा है, 75%। कितना ज्यादा है, 50% ज्यादा है ना भाई। 75 में 25 भाई 25, ये दोनों रेजेमाइज हो गए और खत्म हो गए। बचा कितना, 50% बचा हुआ है, किसका, प्लस का। तो 50 बचा हुआ है, ठीक है, कितने का, अल्फा का 50% है। अल्फा का कितना बच गया, 50% बच गया। तो ये हो जाएगा बेटा 50% ऑफ अल्फा। या डिग्री कितना होगा, अल्फा बाई 2 डिग्री। बोलो होगा ना। ये मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले से निकाला। कैसे निकाला,
सबसे पहले फॉर्मूला क्या है परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस का? देखो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन अपॉन प्योर स्पेसिफिक रोटेशन इनटू परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस। परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस कितना ज्यादा है? 50% ज्यादा है। ऑब्जर्व्ड वाला निकालना है, थ्योरेटिकल वाला अल्फा है, तो 50% इंटू क्या हो जाएगा अल्फा। परसेंट को 50/100 लिखता हूं ना। अरे नारायण को परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड अल्फा अपॉन प्योर अल्फा। प्योर अल्फा हमें दिया हुआ है, तो ऑब्जर्व्ड अल्फा कितना हो जाएगा जो मैं पूछ रहा हूं, इक्वल्स टू अल्फा का परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस, अल्फा इंटू 100, यही होगा ना। अब परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस किसका ज्यादा है? 75 है, 25 है, 25 खत्म, कितना बचा? 50। तो ये हो जाएगा कितना, ये कितना दिया है 50% इंटू अल्फा। तो 50% कैसे लिखते हैं? 50 इंटू 1/100, यानी इसको सॉल्व करूंगा तो अल्फा बाई 2। मैथ्स बोलते हैं इसको बेटा, मेरी गलती इसमें कुछ भी नहीं है। नितिन सर और मृदुल सर के लिए आज मुझे थोड़ा सा संवेदना मैं व्यक्त करना चाहूंगा सर लोग को आज शाम को। सिंपल सा मैथमेटिक्स आया था, है कि नहीं? चलो इधर देखो, इधर इसको देखो, इसको देखो, तुम बताना 80% प्लस 20% माइनस कितने का रेजमाइजेशन हो गया? अरे 20% का हुआ ना यार। अरे यार अरे पत्थर लग मार लो ना मेरे सर में, खत्म करते हैं ना खेल, खत्म एकदम, है कि नहीं? न कट्टा मेरे हाथ में ला दो, तुम्हारा मर्डर कर देता हूं, दिमाग खराब। कितने का रेजमाइजेशन हुआ प्रधान जी? मेरे ना सुनाई देता है ना कुछ दिखाई देता है अभी। 20% 20% का रेजमाइजेशन हो गया, बचा कितना? 60% एक्सेस है ना, तो 60% एक्सेस है, 100% के लिए अल्फा आता था, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा इंटू 60/100। अरे होगा ना यार, या 60% ऑफ अल्फा, या क्या हो जाएगा बताओ? 60/100 यानी 6/10 यानी 3/5, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा बाई 5 डिग्री। अरे यार 0 से 0 कटा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 लिखना है। ये बता के मैं अपनी जिंदगी के साथ कोई जुआ तो नहीं खेला क्या? खेल लिया? अब बन जाएगा वाला क्वेश्चन, अभी बन जाएगा, खत्म होने के बाद 2 बार रिवीजन, फिर सब बन जाएगा। चलो हो गया यहाँ तक। एक न्यूमेरिकल देता हूँ, कोशिश करना। अ मिक्सचर ऑफ 6 ग्राम ऑफ प्लस ब्यूटेन टू ऑल एंड 4 ग्राम ऑफ माइनस ब्यूटेन टू ऑल, 2 इनएंशियोमर है, इनका मिक्सचर इज टेकन फॉर अ पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। पोलरीमीटर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पोलरीमीटर से क्या निकलता है? अल्फा निकलता है। क्या मिलता है? अल्फा। पहले थीटा निकलता है, थीटा को निकाल करके हमें अल्फा का फॉर्मूला में रखते हैं तो अल्फा मिल जाता है, ठीक है? तो वही बोला, स्पेसिफिक रोटेशन फॉर प्लस आइसोमर इज 13.5 डिग्री। ये अल्फा है, कौन सा वाला? प्योर कंडीशन में जब वो था ना प्लस वाला आइसोमर, तो उसका इतना डिग्री रोटेशन है, अल्फा है। फाइंड आउट टोटल परसेंटेज ऑफ प्लस आइसोमर, टोटल परसेंटेज ऑफ माइनस आइसोमर, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, परसेंटेज इन एंशियोमेरिक एक्सेस, ऑप्टिकल प्योरिटी। हिंदी में लिखा देता हूं, 6 ग्राम प्लस ब्यूटेन टू ऑल, लिखते जाओ, 6 ग्राम प्लस ब्यूटेन टू ऑल तथा 4 ग्राम माइनस ब्यूटेन टू ऑल को, क्या शर्मा जी हुआ कुछ? देवांगन जी हुआ? देखो इधर देखो, परसेंटेज इन एंशियोमेरिक एक्सेस निकालो। सबसे पहले क्या फॉर्मूला है? d माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100। कुछ नहीं दिया है तो वेट तो दिया है ना, ठीक है? 6 माइनस क्या हो जाएगा 4 अपॉन 6 प्लस 4 इंटू 100। भाई d और l तो पता कैसे करेंगे? क्वांटिटी, क्वांटिटी दिया हुआ है ग्राम में, ग्राम से ग्राम उड़ जाएगा, केजी से केजी उड़ जाएगा, वॉल्यूम से वॉल्यूम उड़ जाएगा। भाई ऊपर का यूनिट नीचे का यूनिट सेम है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। 6 माइनस 4 कितना हुआ? 210 इंटू 100, कितना परसेंट हुआ? 20%। 20% इन एंशियोमेरिक एक्सिस है किसका? प्लस का। कितना बेटा? प्लस का। तो प्लस 20% अगर ज्यादा है, प्लस क्या है बेटा? 20% ज्यादा है, तो बताओ
रेस्ट कितना होगा भाई? इनएंशियोमेरिक एक्सेस कितना आया? 20%। रेस्ट कितना आया होगा? 80% आया। तो इसका मतलब ये हुआ होगा कि 40% प्लस होगा और वो 40% क्या होगा? माइनस होगा। यही तो रेजेमाइज्ड हुआ होगा, रेजेमिक होगा। याद आ रहा है? मैं अभी टेबल बनाया था, याद करो। आप देखो परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस में 20% ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब 80% रेजेमाइज्ड हुआ होगा। 80% में 40% प्लस होगा, 40% माइनस होगा। तो बताओ माइनस आइसोमर कितना है? 40%। प्लस आइसोमर कितना है? 40 प्लस 20% एक्स्ट्रा, कितना हुआ? 60%। अरे हूं हाँ, नहीं है समझ? स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व्ड वाला निकालना है। तो इनएंशियोमेरिक एक्सेस कितना आया बताओ? 20%। परसेंटेज प्योरिटी कितना आया? 20 नहीं, ऑप्टिकल प्योरिटी 20% ऑफ प्लस, ये भी आ गया भाई। ये दोनों तो एक ही टर्म है, नाम अलग अलग है। ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन निकालते हैं, तो परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड अल्फा अपॉन प्योर अल्फा। प्योर अल्फा कितना है? 13.5 इंटू 100। तो ऑब्जर्व्ड अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 13.5 इंटू परसेंटेज इन एंशियोमेरिक एक्सेस अपॉन 100। चलो 13.5 परसेंटेज इन एंशियोमेरिक एक्सेस कितना आया? 20 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसल। 13.5 इंटू 2 कितना होगा? 27 डिवाइडेड बाई 10। अरे 13.5 13 दूनी 26 और ये कितना? 27। 27 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2.7 डिग्री। ये आएगा ऑब्जर्व्ड अल्फा। लिख लो, समझ में आया? और 22.7 डिग्री जो है प्लस होगा माइनस होगा? प्लस होगा, क्योंकि प्लस आइसोमर ज्यादा है ना। अच्छा, टर्म नंबर 13 हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। क्या होता है बेटा? ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। मुझे बताओ, आप ये ऑप्टिकल रिजोल्यूशन बोल रहा हूं तो इसको आप डी, कैपिटल डी मत समझ लेना, जो फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हो वो ऑप्टिकल रिजोल्यूशन अलग है। रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है? दो चीजों को अलग अलग करके देखना। जैसे जिस कैमरे का रिजोल्यूशन ज्यादा होता है ना, 4.3 महा मेगापिक्सल कैमरा, पहले हमारे जमाने में ना वो जो मल्टीमीडिया फोन थे, वीजीए कैमरा आता था, उसमें फोटो खींच के हम लोग प्रो बनते थे। फिर मेगापिक्सल बढ़ा, 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल के कैमरे वाले फोन है। अब तो कितना कितना आता है, फेक एआई लगा के चांद का फोटो भी दिखा देते हैं, उतना असली जूम थोड़ी करता है शामशुम का फोन। बोलो क्लियर है? तो वो भी रहता है। अरे समझ रहे हैं ना आप बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आजकल रिजोल्यूशन आ गया, माइक्रोस्कोप और ज्यादा रिजोल्यूशन है। रिजोल्यूशन मतलब दो पास की चीजों को कितने उनको डिस्टेंस करके आप देख सकते हो, ये होता है रिजोल्यूशन। बोलो बात क्लियर है? जैसे ये पेन है और ये पेन है, ये आप सामने से देखोगे आपको एक लगेगा, लेकिन आप जैसे ही जूम करोगे, आंख को रिजोल्यूशन करोगे, तो आपको ये और क्या, इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा दिखेगा, और पास आ जाओगे रिजोल्यूशन और बढ़ जाएगा, तो ये डिस्टेंस थोड़ा बड़ा हुआ दिखेगा। आप समझ रहे बात को? ऑप्टिकल रिजोल्यूशन बोलने का मतलब दो चीजों को अलग करना। अब जरा बात को समझना, देवांगन जी बाद में लिख लेंगे, पहले अपन समझते हैं। ठीक है, ठीक है, लिख लेना बाद में। अब सुनना, ऑप्टिकल रिजोल्यूशन मतलब मैंने आपको बताया था डायस्टेरियोमर जो होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। डायस्टेरियोमर, जाओ पेज में आओ, उस वाले डायस्टेरियोमर जहां पढ़ाया था वहां पे, जहां मैंने डायस्टेरियोमर की प्रॉपर्टी बताई थी वहां आओ। ये रहा, देखो देखो, डायस्टेरियोमर में मैंने आपको बताया था, डायस्टेरियोमर क्या होता है? विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर, नॉन मिरर इमेजेस, वो डायस्टेरियोमर है। स्टीरियो आइसोमर्स तो है और मिरर इमेज नहीं है, वो डायस्टेरियोमर है। सारे जीआई जो होते हैं डायस्टेरियोमर होते हैं। डायस्टेरियोमर जो होते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव का भी पेयर हो सकता है। आगे मैंने एक बात बताया, दे आर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो इस वजह से इनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं, छांट करके अलग कर सकते हैं। डायस्टेरियोमर को तो छांट करके अलग करना बहुत आसान है। क्लियर है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैंने बताया था ना, 5 फ्रैक्शन है,
है ना, लेकिन इनएंशियोमर रेनेस गड़बड़ हो रहा था, हम लोग उबालेंगे बॉयल करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले बॉयल होता है और उसको हम लोग कूलेंट लगा करके कलेक्ट करते हैं, और जितने कंडेंसर रहते हैं उतना कलेक्ट हमें मिल जाता है, उतने फ्रैक्शन मिलते हैं, है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसको बोला था। ये तो बात थी डायस्टीरियोमर की, इन्हें अलग कर सकते हैं हम। जरा मैं अगर बात करूं आपसे इनएंशियोमर की, किसकी बात करूं, इनएंशियोमर, तो इनएंशियोमर के लिए आप बात करो, समझो इनकी प्रॉपर्टी तो लगभग सेम होती है यार, ये सिर्फ पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेशन इधर उधर देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में रोटेशन इधर उधर देते हैं। अब ये अगर प्योर होंगे तो रोटेशन राइट होगा या लेफ्ट होगा, अगर 50-50% रेशियो में होंगे तो रेजेमिक होंगे, अलग अलग कंसंट्रेशन होगा तो हम लोगों ने तो निकाल लिया अभी कैलकुलेट करके परसेंटेज इनएंशियोमेरिक एक्सेस, वो भी निकाल लिया हमने। सवाल ये पैदा होता है सर अगर इनएंशियोमर को हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या किसी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते तो ऐसा कोई तरीका है कि हम इनएंशियोमर के मिक्सचर को अलग कर सके। जरा इनएंशियोमर में एक बात मैंने और लिखा था आपको, बोथ इनएंशियोमर शो सेम अमाउंट ऑफ रोटेशन फॉर पीपीएल बट साइन वाइज इट इज अपोजिट। फिर लिखा था दे हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट रिएक्शन विद ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट। यस, ये एक कमी मिल गई। एक बात मैं हमेशा बोलूंगा बेटा, जिंदगी में याद रखना, इनएंशियोमर की ये कमी थी। अगर आप में कोई कमी है सामने वाले कभी मत बताओ। हो सकता है आज वो आपका बेस्ट फ्रेंड या बेस्टी, ठीक है, या खास दोस्त हो, लेकिन कल को हो सकता है आपकी कमी ही को आपके खिलाफ वो इस्तेमाल कर दे। हितेश बात को समझना। और लोग तो कमियों का फायदा उठाने के लिए बैठे हैं, बस यही कमी थी एक इनएंशियोमर के पास में, सारी चीजें सेम थी, एक ही कमी था बस, क्या, केमिकल ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन में डिफरेंस होता है, बस इस कमी का हम फायदा उठाने वाले हैं, और वो जो फायदा उठाएंगे हम उससे इनको छांट करके अलग कर देंगे। इन्हें कोई अलग नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक कमी वो सामने आई और उसका हमने फायदा उठाया, और दुनिया फायदा उठाने के लिए बैठी हितेश। अब उस फायदा को उठा करके हम लोग क्या करने वाले, आगे इन्हें इनएंशियोमर्स को अलग करने वाले। समझ रहे हो बात को, क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इनएंशियोमर को सेपरेट करने के लिए ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। मैं क्या करूंगा, इनएंशियोमर का डायस्टेरियोमर बना लूंगा। इनएंशियोमर का क्या बना लूंगा, डायस्टेरियोमर। किस मेथड से इनएंशियोमर का डायस्टेरियोमर बनाऊंगा, एक केमिकल रिएक्शन करके, ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट के साथ रिएक्शन में डिफरेंस है, इस कमी का फायदा उठा करके मैं दो डायस्टेरियोमर बना लूंगा। आप मुझे बताओ डायस्टेरियोमर को आप सेपरेट कर सकते हो कि नहीं? अरे बिल्कुल कर सकते हो। इससे पहले वही तो बताया ना, डायस्टेरियोमर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम आराम से अलग कर सकते हैं। दोनों को अलग कर लिए, और जो अलग हुए हैं अब इसमें वापस से इनएंशियोमर बना दूंगा। समझ में आ रही बात? बस ये एक कमी थी, इसी का फायदा उठा के जो नथिंग टू इम्पॉसिबल चीज था वो काम आज हम करने जा रहे हैं। ओनली एक्सक्लूसिव ऑन फ्लैश एकेडमी वाला पॉइंट है, और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये आपके आने वाले चैप्टर्स में काम आएगा, सेपरेशन आइसोलेशन वाले प्रोसेस में, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में। तो ये टॉपिक वहां का मैं उठा करके आपको बता रहा हूं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से उठा करके ये बताने जा रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, कॉपी बंद करेंगे सब। थक गए हो क्या? थक गए हो? अरे नहीं, आवाज नहीं करना, ठीक है, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, आज के क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जरा देखो, इन अ केमिकल टेक्निक, इट इज अ केमिकल टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ इनएंशियोमर। बात को समझना। फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3COOH, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड की रिएक्शन अगर मैं एल्कोहल से कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं बेटा? एल्कोहल से। तो अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है। बोलो क्लियर है? अब ये भी प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो पानी निकलेगा तो क्या बन जाएगा बताओ, क्या बन जाएगा बताओ आप, बोलो 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 बोलो, क्या है वो? C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा OR। किसका फॉर्मेशन हो गया? एस्टर। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एस्टरीफिकेशन। बोलते हैं? बोलो, इस मेथड को क्या बोला जाता है? एस्टरीफिकेशन बोला जाता है। ये चीज क्लियर है? क्लियर? चलिए, दूसरा एक टेक्निक है, एस्टर का अगर आप हाइड्रोलिसिस करो, एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस से पानी पिला दो तो क्या होगा, हमारे पास दो कंपाउंड वापस से मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? दो कंपाउंड, जरा देखना। एक तो मिल जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा क्या बेटा? OH,
और दूसरा क्या मिल जाएगा ROH, यानी जहां से शुरुआत हुई थी वो वापस आ गए। देखो एसिड और एल्कोहल की रिएक्शन कराए तो क्या हुआ, एस्टरिफिकेशन, क्या बना, एस्टर। और एस्टर की वापस से रिएक्शन मैंने किससे कराया, वाटर से कराया। ये मैं जब आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जांपल है, ठीक है, क्या बताओ, हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये उसका एग्जांपल होता है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे सबको। इससे वापस से हमें क्या मिल गया बेटा, एसिड और एल्कोहल। इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। किसका, बस यही दो चीजें हमारी काम की है, यही केमिकल रिएक्शन का हम फायदा उठाएंगे। समझ में आ रहा है। और इस चीज को अप्लाई करने वाले हैं किसमें, इनएंशियोमर में। ये चीज समझ में आया सभी को। एसिड और एल्कोहल से क्या बना, एस्टर। एस्टर का हाइड्रोलिसिस किए तो क्या बना, वापस से एसिड और एल्कोहल। पहले ये बनाएंगे हम, फिर ये बनाएंगे, ठीक है। चलो ये लिखो, ये केमिकल रिएक्शन है। बातें ना की जाए। देखो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, उनके भी इनएंशियोमर को सेपरेट करने का तरीका ये है ना। सबसे पहले सबसे पुराना मेथड जो लुई पाश्चर ने किया था, उन्होंने पहले क्रिस्टल बनाया और क्रिस्टल को लेंस और चिमटी से पेट्री डिश में उन्होंने छांट के अलग किया था। बड़ा मुश्किल मेथड था वो, उतना आसान नहीं था। फिर उसका वापस सोल्यूशन उन्होंने बनाया। तो ये ऑप्टिकल रिजोल्यूशन करते हैं, ये एक टर्म है ना, ऐसा थीसिस वगैरह में ऐसा सुनते हैं आप, है ना, ये केमिस्ट्री के टर्म्स है। बोले एक कंपाउंड दे दिया, बोले इसका ऑप्टिकल रिजोल्यूशन कर दो। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन कर दो मतलब इनके इनएंशियोमर होंगे, इनको अलग करना। ऑप्टिकल रिजोल्यूशन कर दो बोले मतलब इनके इनएंशियोमर अलग करना, ऐसा। अच्छा, मैं मेरे पुराने बच्चों से बोलना चाहूंगा, एस्टर जो है, इधर ध्यान, इधर जो मेरे पहले से मुझसे पढ़ रखे हैं, ध्यान देना, बाकी लोग देख लो भले। एस्टर क्या है, एसिड और एसिड का डेरिवेटिव। और वाटर एज अ कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। मैकेनिज्म होता है SNAE, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा, लीव करेगा। बोलो भारत माता की जय। उस मेथड से बना है ये, है ना, याद आ रहा है। इसमें फिर मैंने आपको बताया था एस्टरिफिकेशन और फिर हाइड्रोलिसिस के केस में अगर मैं यहाँ पर अल्कोहल में हैवी ऑक्सीजन ले लूँ तो ये ऑक्सीजन वाटर में जाएगा कि किधर जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। मतलब आइसोटोप्स के बारे में भी यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। याद आया तुम लोग को हितेश? छोड़, ठीक है, रिलैक्स हो गए, ये रिएक्शन क्लियर हुआ। चलो देखते हैं अब। जैसे सपोज मेरे पास ना दो इनएंशियोमेरिक पेयर हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ ये CH3 है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये बेंजीन लगा हुआ है यहाँ पर, और ये COOH है, ठीक है। इसका कन्फिग्रेशन निकालो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 1 2 3 घूम रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो जाएगा, एस होगा नालायक को। आर कैसे, हाइड्रोजन यहाँ पे कौन से लाइन में है, वर्टिकल लाइन में, ठीक है। और इसी का ही इनएंशियोमर है यहाँ पर, जरा देखना। मैं अगर लिखूँ तो CH3 है, सिंगल स्विच कर देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा PH, यहाँ हो जाएगा H, और ये हो जाएगा COOH, ठीक है। इसका कन्फिग्रेशन क्या है, R। ये इनएंशियोमेरिक मिक्सचर है। मैं चाह रहा हूँ इसे अलग करना। क्या करना, अलग करना। इनकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ, अल्कोहल से करवा देता हूँ। और मैंने आपको एक रिएक्शन में लूप पॉइंट बताया, इनएंशियोमर जो है इनकी सारी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, एक्सेप्ट ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट से रिएक्शन में डिफरेंस होता है। तो चलो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट भी ले लेता हूँ। ये हो गया H, ये हो गया O, और ये जो कार्बन है ये कायरल है, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ मैंने ड्यूटीरियम ले लिया, ये OH था, और यहाँ पर मैंने कोई ग्रुप ले लिया CH3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो नंबरिंग करो, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये 4, 1 2 3। कैसे घूम रहा हूँ, क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ। तो ये क्या है, R है। वैसे मैं R' बोल देता हूँ इसको, है ना। ये R' एल्कोहल है, और ये बिल्कुल क्या है, प्योर है। क्या है बेटा,
प्योर है, 100% है, मतलब ऑप्टिकली प्योर है। प्योर बोलने का मतलब ये नहीं कि प्योर अल्कोहल है 100% एकदम, वैसे वाला नहीं, ऑप्टिकली प्योर है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही आइसोमर है ना। हाँ, नहीं तो प्योरिटी की तलाश में लोग बस्तर पहुंच जाएंगे। महुआ, ठीक है, क्लियर है, ले जाना इन लोग को रे सबको, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ रिएक्शन होगी तो अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, बोलो निकल गया। अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, बोलो निकल गया। तो हमारे पास मिक्सचर बनेगा, क्या बनेगा, मिक्सचर। पहला मिक्सचर कौन सा बनेगा, CH3, C, यहाँ हो जाएगा PH, यहाँ होगा H, ये हो जाएगा CO, ये हो जाएगा O, ये होगा C, ये होगा H, ये होगा D और ये होगा CH3। यहाँ कॉम्बिनेशन हुआ है S और R डैश का, बोलो होगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्या होगा बताओ, CH3, C, यहाँ होगा H, यहाँ होगा PH, ये होगा CO, ये होगा O, ये C, ये H, ये D और ये क्या होगा CH3, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, R और R डैश। मुझे एक चीज बताओ, ये दोनों जो मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं इनमें क्या रिलेशन होगा, बताओ क्या रिलेशन होगा, बोलो। डायस्टेरियोमर होगा भाई, सेम नेचर कायरल सेंटर है, सेम नेचर कायरल सेंटर है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन है। सेम नेचर कायरल सेंटर है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, क्या होगा सर ये डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। यहां अगर ये भी बदल जाता तो इनएंशियोमर होता ना, अरे है ना डायस्टेरियोमर, बोलो मैं जाने दूंगा ही नहीं आज, मुझे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म खत्म करना है, ठीक है। बैठे रहो तुम, भूख लगेगा तो भी बैठना है, ये लड़ाई है, डॉक्टर बनना IIT निकालना ऐसे ही नहीं होता। आज हमारे देश का और छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि IIT भिलाई में एक बच्चे की छात्र की मौत हो गई फर्स्ट ईयर का, और सब लोग फेस्टिवल में बिजी हैं और अभी वहाँ के जो डीन है, जो ऑथराइज लोग हैं वो गायब है। ये तो हाल है यहाँ के IIT का। तो यहाँ के IIT BIT रूंगटा BIT वाले डेली मेरे ऑफिस के सामने आते हैं, सर हम लोग का स्पॉन्सरशिप ले लो, हम लोग फेस्ट कर रहे हैं। क्यों रे, मैं क्यों तुम्हें पैसा दूं, मैं कहीं स्पॉन्सरशिप नहीं करता। पहली बात सुन लो, मेरे स्टूडेंट लोग जिन लोग आके पैसा मांगते हैं मैं भगा देता हूँ, इतना काबिल तुम्हें बना दिया हूँ कि तुम अपना काम कर सकते हो वहाँ पे। क्लियर हो रही बात, कि IIT जैसे कॉलेज में पढ़ना जहाँ छात्र मर जा रहे हैं, लोगों को पता नहीं चल रहा है, ये जिंदगी चाहिए हमें, यही सड़ना है क्या बताओ, नहीं ना। फॉरेन जाओगे कि दुनिया देखनी है ना यार, इतना सुंदर दुनिया है, दुनिया में कुछ कितनी चीजें हैं तुम्हें पता ही क्या है, ये भाटापारा ये और ये रायपुर, यही जिंदगी। हाँ, और माँ बाप को भी लेके जाना, दुनिया दिखाना, सारे तीर्थ दर्शन कराने, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्लियर है, भूख प्यास तड़प गर्मी सर्दी सबसे लड़ना पड़ेगा, पहली लड़ाई खुद से। ये सब चीज पढ़ने का मौका जिंदगी में पहली बार मिल रहा है। और एक बात बता दे रहा हूँ, मैं इतनी केमिस्ट्री तुम्हें इस साल पढ़ा दे रहा हूँ कि अगर नीट जेई हो पाए तो भी ठीक, ना हो पाया तो कुछ और कोर्स भी तो कर रहे होगे, तो जहां भी जाओगे केमिस्ट्री में कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, पहली प्रायोरिटी नीट जेई। कंपटीशन इतना ज्यादा है, ये सब मेरे 11th-12th के बच्चे पढ़ के बैठे, बच्चा तुम्हारे क्लास में बैठा है 11th का है और अभी से ये पढ़ रहे, समझ में आ रही बात। और उसके चेहरे में आप देखो कि चमक की, ये सब मेरे को सीखने वाला, पहली बार पढ़ रहे हैं। आप लोग भी उससे कुछ कम नहीं, उम्र में बस बड़े हो, लेकिन आप पढ़ी जिंदगी में पहली बार रहे हो। कितने लोग ये टॉपिक जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, कितने लोगों ने पढ़ रखा था पहले ही, ये हाथ उठाओ। किसी ने नहीं पढ़ा, कोई पढ़ाएगा ही नहीं, और एग्जाम में आएगा, क्योंकि जो आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस में है, सेपरेशन आइसोलेशन प्योरिफिकेशन वाला, वो सिर्फ फ्लैश एकेडमी में पढ़ाया जाता है। हाँ तन्मय सुन रहा, छुट्टी दूंगा। तो इसीलिए संघर्ष की बात है, पढ़ने की बात है, ताकत से करना है ये काम। क्लियर है, मैं जितने देर बैठा के पढ़ा अभी उतने देर बैठना पड़ेगा। क्लियर, ठीक है, भूख लगे लड़ो, ठीक है ना, यही है, भगवान यही सब चीज का हिसाब कर रहे हैं ऊपर बैठ के, ठीक है। आप अच्छा करो, मेहनत करो, अपने काम के लिए समर्पित रहो, भगवान आपकी मदद जरूर करेंगे। ना तो लूटने वाले, कोचिंग खोलने वाले बहुत लोग हैं। आज देखो क्या हालत है उन लोग का, बिलासपुर में टीचरों से मारपीट करें, आज उनके यहाँ सब नेता नगरी लोग धरना दे के बैठे हुए, बच्चों के भविष्य के साथ लूट मचा दिए। आज उन लोग की हालतें क्या हो रही है जरा देखना, ठीक है। तो ये सब धोखे फरेब में मत पढ़ना, कोई वाला ये सब नहीं पढ़ाएगा, फ्लैश एकेडमी ही पढ़ाएगा। तो आपको आराम से अभी बैठना है मेरे साथ। क्लियर है, मुंह मत बनाना, सब इधर देखो मेरी तरफ, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन ऊंची, ठीक है। चलो, क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को। मैंने यहाँ पे क्या किया, इनएंशियोमेरिक मिक्सचर था, उसकी रिएक्शन ऑप्टिकली एक्टिव प्योर अल्कोहल से कराया, तो मेरे पास S और R डैश, R और R डैश के दो हमारे पास मिक्सचर मिले। और ये दोनों मिक्सचर कौन से मिक्सचर है,
डाइएस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है। ये दोनों क्या है बेटा? डाइएस्टीरियोमेरिक मिक्सचर है। तो डाइएस्टीरियोमेरिक मिक्सचर की, डाइएस्टीरियोमर की एक खास बात यह है कि हम इन्हें फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं देवांगन जी? सेपरेट कर सकते हैं। तो इन्हें अगर मैं सेपरेट कर दूं, डिस्टिलेशन, तो मेरे पास क्या हो गया बताओ? एक तो आर नहीं एस आर डैश वाला एस्टर मिला, अलग हो गया भाई। ये एस्टर है ना, सी डबल बॉन्ड हो एस्टर बना था, एस्टरिफिकेशन है। ये कौन सा मेथड है? एस्टरिफिकेशन, पहला मेथड। और दूसरा कौन सा मिला बताओ? आर आर डैश वाला एस्टर मिला। बोलो मिला नहीं मिला? आवाज आनी चाहिए, बोल के पढ़ो प्लीज। क्लियर है? चलिए, एस्टरिफिकेशन से हमने क्या अलग कर दिया? एस्टर। हमारा उद्देश्य क्या था? पर्पस क्या था? हमें इनेंशियोमर को अलग करना था। इनेंशियोमर क्या है? एसिड है यार। इनेंशियोमर क्या है? एसिड है। हमने तो काम सवा सत्यानाश का सवा सत्यानाश कर डाला। एसिड को हमने क्या बना डाला? अरे डाइएस्टीरियो में नहीं, एस्टर बना डाला। अलग हो गया, हमारा काम फुलफिल। लेकिन मुझे फाइनली क्या चाहिए था? एसिड चाहिए था ना। ठीक है, तो एसिड, एस्टर से एसिड करने के लिए फिर इसकी रिएक्शन किससे करूंगा? हाइड्रोलिसिस से कर दूंगा, वाटर से कर दूंगा। तो मेरे पास एस वाला क्या मिल जाएगा? एसिड। और प्लस आर डैश वाला क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। मिलेगा? अरे मिलेगा ना, बोलो ना। तो एस वाला क्या मिलेगा? एसिड। और आर डैश वाला क्या मिल जाएगा? एल्कोहल। अब इन दोनों को सेपरेट करना अलग है, आसान है। ये एसिड है, ये एल्कोहल है। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, हीट दूंगा, ये भाप बन करके उड़ जाएगा। मेरे पास क्या मिल जाएगा? एसिड प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। दूसरा ये जो आर डैश वाला एस्टर है, इसकी रिएक्शन अगर वाटर से कराऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? आर वाला एसिड मिलेगा, और दूसरा क्या मिल जाएगा? आर डैश वाला एल्कोहल मिल जाएगा। और एल्कोहल को क्या कर दूंगा मैं? भाप बना के उड़ा दूंगा। ठीक है, ये प्योर फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। क्या ये मेथड सभी को समझ में आया? पक्का आया? तो इसका इस्तेमाल प्यूरिफिकेशन में होता है। इनेंशियोमर को किसी भी फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। हमने क्या किया? इनेंशियोमर की केमिकल रिएक्शन कराई, किससे? प्योर ऑप्टिकली एक्टिव एल्कोहल से। और जैसे ही ये रिएक्शन की तो हमारे पास एस आर डैश आर आर डैश के दो डायस्टेरियोमर बने। और डायस्टेरियोमर को तो फिजिकल मेथड से अलग करना हमारे लिए बहुत आसान है। अलग करके हमने एस्टर्स को अलग कर लिया। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके जो सेकंड पार्ट में जो रिएक्शन हुई है, इस हाइड्रोलिसिस करके हमने वापस से एसिड को रिटेन कर लिया। बोलो ये बात समझ में आई? ये मेथड समझ में आया? इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल रिजोल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल रिजोल्यूशन करना है तो जो एल्कोहल हम काम में लेंगे वो क्या होना चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, ऑप्टिकली प्योर होना चाहिए। अगर मैं एल्कोहल का रेजिमिक मिक्सचर लूंगा तो पूरा खिचड़ी बन जाएगा यार। 2 सीटी मार के उबाल देना उसके बाद। बोलो क्लियर है? तब वो काम आएगा क्या? नहीं। अगर मैं ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एसिड आइसोमर्स, ठीक है, एसिड आइसोमर, एक ऑप्शन दे दूं एल्कोहल आर 100%, दूसरा दे दूं एल्कोहल एस रेजेमिक नहीं एस 20%, तीसरा दे दूं आर 100% रेजेमिक मिक्सचर, और चौथा दे दूं एस 100%, तो आर एस वाले हमारे काम आ जाएंगे। समझ में? ऑप्टिकली क्या होना चाहिए? बस प्योर। ऐसा कोई कंपाउंड ले लिया जिसमें परसेंटेज इनेंशियोमरिक एक्सेस ज्यादा है, 0% नहीं 20% 30% है, तो वो रेजेमिक है क्या? उसमें कुछ वाला पार्ट ज्यादा है, बचा वाला पार्ट रेजेमिक वाला भी तो है ना उसमें। इनेंशियोमरिक एक्सेस मतलब कुछ थोड़ा ज्यादा है, बाकी रेजेमिक वाला पार्ट भी तो है ना। वो भी काम हमारे नहीं आएगा। हमें क्या चाहिए? ऑप्टिकली प्योर लेना है। ये बात समझ में आया सभी को? ये बात जो मैंने बोला इनेंशियोमेरिक एक्सेस वाला जो है वो काम नहीं आएगा, ये कितने लोग को समझ में नहीं आया? वापस से रिपीट करना है क्या? इनेंशियोमेरिक एक्सेस मतलब क्या होता है? मिलावट। जिस चीज की मिलावट ज्यादा रहेगी वो ज्यादा रहेगा, लेकिन वो ज्यादा भले है, लेकिन बाकी 50-50% वाला भी तो है ना उसमें, बचा हुआ पार्ट रेजेमिक है ना। तो रेजेमिक होने से काम खराब हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? एल्कोहल प्योर। क्लियर है? इसे फटाफट कॉपी में लिखें और फिर मैं बताऊंगा आखिरी टॉपिक आज की क्लास का। 15 मिनट है मेरे पास। चलिए, सभी को ये समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लें, क्योंकि मैं स्लाइड हटाने वाला हूं। क्लियर है?
कोई डाउट तो नहीं? चलिए आगे अगले टॉपिक में आते हैं बेटा। ये हटा सकता हूं ना मैं? 3 डिग्री अमाइन, क्या देख रहे हैं? 3 डिग्री अमाइन। एक बात मैंने आपसे बोली थी, आपको याद होगा, सबसे शुरुआत में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ा रहा था किसी जमाने में, मैंने बोला था इफ मॉलिक्यूल हैविंग वन कायरल सेंटर देन मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन, 3 डिग्री अमाइन। उसमें कुछ खेल हो जाता है, वो खेला अभी ये बताने वाला हूँ, ठीक है? देखो 3 डिग्री अमाइन कुछ ऐसा होता है, आप देखें ये R1 है, ये N है, नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है? अब ये नाइट्रोजन कायरल तो है, कायरल है, क्या है बेटा? कायरल है, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ये क्या चक्कर हो गया यार? आपने बोला था सर कायरल सेंटर होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यहाँ कायरल सेंटर तो है पर ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है। बोलो बात क्लियर है? ये जो है, जो नाइट्रोजन है वो कायरल तो है, कायरल नाइट्रोजन है ये, बट ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू फ्लिपिंग। यहाँ एक रीजन होता है रैपिड पिरामिडल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा? रैपिड पिरामिडल इन्वर्जन बोल दो या फ्लिपिंग बोल दो आप, ये इसका रीजन है। जरा समझना क्या होता है, देखना। क्या आपको मालूम है नाइट्रोजन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा? इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं भाई? 3 सिग्मा, एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन बोलो, स्टेरिक नंबर हो गया 4 sp3। एक लोन पेयर होता है और लोन पेयर शेप बनाने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता, तो शेप इसका पिरामिडल होता है। और VACPR थ्योरी में बता चुका हूं 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल घट करके लगभग 104 डिग्री के आसपास हो जाता है, 104 107 के आसपास रह जाता है, है कि नहीं? ये हमने पढ़ रखा है ना, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में सब इनऑर्गेनिक में कर रखा है, इस टेस्ट में भी था, ठीक था कि नहीं था? चलिए, तो ये कुछ ऐसा है बच्चों, गौर से देखना। ये नाइट्रोजन है, ये इसका लोन पेयर है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये R1 है, ये डैश में R2 है और वेज में हमारे पास R3 है। ये शेप कैसा है बेटा? पिरामिडल है। कैसा है? पिरामिडल। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ये नाइट्रोजन कायरल है और ये एक फिशर इसका बनाया जा सकता है ना, फिशर एक लोन पेयर होगा, है ना, दूर वाली को पकड़ के सीधा कर दो, इधर R3 इधर R2, नीचे R1 ऊपर लोन पेयर होगा ना? समझो ना बात को। और अभी मैं मान के चल रहा हूं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, फिलहाल ये मान के चल रहा हूं ये प्लस इसका पार्ट है, ये मतलब अभी प्लस दिखा रहा है, फिलहाल ये ऑप्टिकली एक्टिव है। लेकिन इसमें थोड़ी देर बाद होता क्या है बेटा? खुद में ही ड्रामा होने लगता है। ये जो लोन पेयर है ना, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगते हैं। किधर जाने लगते हैं? नीचे की तरफ। और ये R1 किधर जाने लगते हैं? R1 R2 R3 ऊपर की तरफ। उधर क्रोमोसोम जाके बीच में मेटाफिजिक प्लेट में जमा हो रहे थे, स्पिंडल फाइबर बन रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था। मैं कुछ बोला? अपने आप हुआ ना वो चीज, है सेल में हो रहा था ना अपने। मैं कुछ बोला कि G1 G2 S फेस सब हो रहा था ना? कुछ बोला मैं वहां? सेल टूट करके 1 के 4 बने, 3 पोलर बॉडी बन के मर गया, मैं कुछ बोला? नहीं बोला ना? तो इधर भी नहीं बोलना, ठीक है? क्या हो रहा है? फ्लिपिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लिपिंग। थोड़ी देर बाद ये जो बॉन्ड है, जो ये पिरामिड वाले प्लेन में, ये ऊपर की तरफ जाने लगेंगे। किधर जाने लगेंगे? ऊपर की तरफ। तो देखना क्या मिलेगा। ये होगा R1, ये होगा नाइट्रोजन, ये होगा R2, ठीक है? और ये डैश की तरफ में कौन है बेटा? R3। कौन है डैश की तरफ में? R3। अब ये जो लोन पेयर है ना, ये अपने ऑर्बिटल को नीचे धकेल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो नीचे पहुंच गया, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ये ट्रांजिशन स्टेट है। क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट कंप्लीट होगा, प्यारे बच्चों गौर से देखना, ये होगा N, ये लोन पेयर 100% नीचे आ चुका होगा, ये R3 जो है ऊपर आ चुका है, ये R डैश जो है R2 इधर है, और ये क्या है बेटा? R1। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये प्लस कन्फिग्रेशन दे रहा था, अब ये भी तो कायरल है, ठीक है, प्लस कन्फिग्रेशन दे रहा था, अब इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस। अब जरा बात को सुनना, ये फ्लिपिंग हो रहा है, कुछ ऐसी बात है। कुछ कैसी बात है? ऐसी। पेन देना मुझे, 3 पेन, 1 2 3। ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये ऐसे हो जाएंगे।
समझ में आ रहा है? और थोड़ी देर बाद आओगे तो ऐसे हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? और ये नीचे, मतलब बोलने का मतलब ये है, ये ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। ये चीज इतनी तेजी से हो रहा है कि हमें समय नहीं मिल रहा। एक पल में वो प्लस है तो दूसरे पल में क्या है, माइनस है। तो इस मॉलिक्यूल में इंटर फ्लिपिंग हो रहा है, और इतनी रैपिड फ्लिपिंग हो रहा है, ये जो प्रोसेस है इतना रैपिड फ्लिपिंग हो रहा है, रैपिड फ्लिपिंग बोल दो या इन्वर्जन बोल दो, इतनी तेजी से होता जा रहा है, इससे ये इतनी तेजी से होता रहा है कि किसी पल ये प्लस है तो किसी पल माइनस है। तो ऑप्टिकली क्या हो जाएगा बेटा, रेजेमाइजेशन जैसा कुछ हो गया। इंटरनल कंपेंसेशन की वजह से ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। ये बात सभी को समझ में आया? हुआ किया जाए, बोलो बोलो, क्लियर है? अब जरा समझना, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये जितने भारी होंगे, बड़े होंगे, बल्कि होंगे, क्या मैं बोल सकता हूं इनकी फ्लिपिंग उतनी ही देरी से होगी? तो फ्लिपिंग देरी से होगा तब वो थोड़ी बहुत ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने लग जाएगा। अमोनिया के केस में, हालांकि तीनों हाइड्रोजन सेम है तो कायरल सेंटर वो नहीं है, अमोनिया के केस में तो इतनी रैपिड फ्लिपिंग होती रहती है ना, इतनी रैपिड फ्लिपिंग होती है कि वो कैलकुलेशन में अगर हम लोग देखें तो 1 सेकंड के 10⁻⁻14 सेकंड में वो हो जाता है। मतलब पलक झपकना भी एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन होगा। आप बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? हाँ हुआ करो, ठीक है। चलिए दूसरी चीज, ये R1 R2 R3 ग्रुप जितने बल्कि होंगे, जितने बल्कि होंगे, ये फ्लिपिंग उतना ही मुश्किल होने लगेगा। अब जरा एक और बात समझना, एक कंसेप्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, अमाइंस वाले चैप्टर में ये बात आता है, और ये चीज अब तक नीट में नहीं आया है लेकिन नीट के सिलेबस में पूछा जाएगा, ठीक है? क्या जरा देखना भाई, ये जो लोन पेयर है अगर फ्लिपिंग हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, तो ये लोन पेयर बिजी हो रहा है कि नहीं इन्वर्जन में? अब जरा समझना, किसी स्पीशीज के पास लोन पेयर है, अगर मैं उस लोन पेयर को बिजी कर देता हूं तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। ऐसा हम रेजोनेंस में भी पढ़ेंगे, चाहे मैं उसे फ्लिपिंग से करूं, इन्वर्जन से करूं, रेजोनेंस से करूं, या किसी को दे दूं, अगर मैं किसी भी लोन पेयर को फैला दूं, चार्ज मेरे पास है उसको फैला दूं, डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, बांट दूं, तो स्टेबिलिटी हमेशा बढ़ती है। ये लोन पेयर अगर इन्वर्जन में बिजी हो गया तो बताओ इस नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर का क्लाउड है ये अवेलेबल रहेगा? अवेलेबल रहेगा क्या बताओ? तो क्या ये लोन पेयर किसी को दे पाएंगे? किसी को दे पाएगा? नहीं। तो लोन पेयर अगर देने की टेंडेंसी ही तो क्या है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ। बोलने का मतलब ये है अगर ये लोन पेयर एक जगह इकट्ठा रह गया तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, लेकिन 3 डिग्री अमाइन में तो इन्वर्जन का खेल हो गया। 3 डिग्री अमाइन की लुईस बेसिक स्ट्रेंथ इसी वजह से क्या होने लगती है, कम होने लगती है, ठीक है? लिख लिया था ना? अच्छा एक चीज देखना, स्पीड ऑफ इन्वर्जन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का साइज। अब देखो एल्काइल ग्रुप का साइज अगर कम हो तो इन्वर्जन का स्पीड ज्यादा होगा, इन्वर्जन का अगर स्पीड ज्यादा हुआ तो लोन पेयर बिजी हो जाएगा इन इन्वर्जन, और लोन पेयर अगर बिजी हो गया तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, इन्वर्जन, स्पीड ऑफ। ये बात समझ में आया? चलो देखो, बस ये लास्ट है, हाँ कुछ सेकंड्स और। देखो मैं ये मॉलिक्यूल बना रहा हूं, ठीक है? मुझे ये बताओ ये नाइट्रोजन कायरल है या नहीं है? बिल्कुल कायरल है। अब देखो ये क्या है, मिथाइल, इधर से घूमू इधर से घूमू, एनवायरमेंट टोटली डिफरेंट है। कायरल होने के साथ साथ में कायरल नाइट्रोजन है, ये बोलो है, ठीक है? बताओ ऑप्टिकली, अच्छा ऊपर से 3 डिग्री नाइट्रोजन है, क्या है, 3 डिग्री नाइट्रोजन, बोलो है कि नहीं? यानी 3 डिग्री अमाइन है एक तरीके का, ये क्या है बेटा, एक 3 डिग्री अमाइन है। बताओ मुझे यहाँ ऑप्टिकली मॉलिक्यूल एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? 3 डिग्री अमाइन है, कायरल सेंटर है, लेकिन मॉलिक्यूल आपको मालूम है
कि इफ मॉलिक्यूल हैविंग वन कायरल सेंटर देन मॉलिक्यूल मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट 3 डिग्री अमाइन। तो ये 3 डिग्री अमाइन है, कायरल नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा? इनएक्टिव होना चाहिए था। क्यों? फ्लिपिंग की वजह से। किस वजह से? फ्लिपिंग की वजह से। अब जरा ध्यान देना, इस नाइट्रोजन को मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया? नाइट्रोजन को रेस्ट्रिक्टेड, है ना। फ्लिपिंग जो है या इन्वर्जन रेस्ट्रिक्ट हो गया बिकॉज नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ रिंग। और आपको मालूम है कि अगर कोई रिंग का पार्ट हो जाता है तो रिंग की वजह से जो है रोटेशन रुक जाता है। हम लोग रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में ये बात जान चुके हैं। अब नाइट्रोजन में फ्लिपिंग नहीं होगा। अब देखो ये ऐसा है, अब नाइट्रोजन फ्लिप होना चाहेगा तो रिंग टूट जाएगा ना यार, नीचे से ऊपर जाएगा, रिंग टूट जाएगा, अपने स्ट्रक्चर को कोलैप्स कर देगा, तो नहीं करता। तो यहां पर फ्लिपिंग ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होगा बताओ? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। 3 डिग्री अमाइन होने के बावजूद ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऊपर से इसका लुईस बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ज्यादा है। और इसी के साथ ही देवी और सज्जनों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मेरा समाप्त होता है नीट वाले बच्चों के लिए। जेई के लिए एक छोटा सा टॉपिक, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बैठोगे? नहीं यार, आज के लिए काफी है, ठीक है, भूख लग गया। खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। समझ में आया? सभी को आया? क्लियर? ठीक, थैंक यू। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।